डॉक्टर विजय जी, सुनील भाई, चिंतन भाई, शिरीष जी, डॉक्टर गोस्वामी जी, साथियों, मित्रों, आज मेरे लिए सचमुच एक बड़ा दिन है क्योंकि 3 साल पहले मुझे गुजरात के साथ जुड़ने का अवसर मिला और आप जानते हैं कि वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो मैं पिछले 3 साल को अपने आप को एक किस्म से ऑनरेरी गुजराती मानता हूँ। तो जब ऑनरेरी गुजराती की गुजराती में किताब निकलती है तो थोड़ा माने उसका जो अपने आप को जो उत्साह और जो ऊर्जा जो मिलती है वो कुछ बहुत स्पेशल है। और मैं आप सबका, क्योंकि ये आइडिया कि इसकी अनुवाद गुजराती में करें डॉक्टर विजय जी का था। आप लोगों के बिना, आपके अनुवाद और आपके पब्लिशिंग के बिना ये होता नहीं। तो मैं सचमुच आज सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अब नॉर्मली जो भी किताब लिखते हैं तो ये स्वाभाविक है कि लेखक से पूछा जाता है कि आपने लिखा क्यों, और कभी लेखक अपने आप को भी यही प्रश्न पूछता है कि जब क्योंकि लिखना उतना आसान नहीं है, माने अंत में तो निकल आता है प्रोडक्ट, पर उस समय कि कैसे लिखें, कितना टाइटली लिखें, क्या कहें क्या नहीं कहें। तो एक तो जो डिप्लोमेट लोग जो हैं, मेरे पहले बहुत लोगों ने किताब लिखी हैं, ज़्यादातर ये किस्म से अपने जो उनका अनुभव जो है उसकी एक निचोड़ होती है। लोग मेमोइर्स लिखते हैं, जहाँ पोस्टिंग करते हैं उसका वर्णन करते हैं, और ये ऐसी किताब नहीं है। या क्या होता है कि बहुत स्पेशलाइज किताब लिखते हैं कि कुछ लोग, जैसे मेरे पहले कुछ लोग चाइना में राजदूत रह चुके हैं, उन्होंने चाइना पे लिखी है, या जो कुछ लोगों ने अलग अलग जहाँ भी उनकी पोस्टिंग हुई है। तो वो एक किस्म से कुछ नई नॉलेज, नई एक्सपीरियंस, कुछ इंसाइट उनके साइड से आता है, और ये ऐसी किताब भी नहीं है। मेरा जो इरादा था कि जो भी मैंने 40-41 साल जो मैंने डिप्लोमेसी में अपनी ज़िंदगी जो मैंने गुजारी है, कहीं वो एक्सपीरियंस जो है मैं दुनिया के साथ, देश के साथ मैं शेयर करूं। और इसका कारण यह था कि 2014 के बाद मुझे लगा कि भारत और भारत की विदेश नीति एक नई युग में प्रवेश कर रही है। इसका भी कारण आप जानते हैं। तो इसको हमें पब्लिक के सामने रखना है। और ये जो डॉक्टर विजय जी जो कह रहे थे कि अभी तक ज़्यादा जो देश में जो चर्चा जो होती है विदेश नीति पर, यह ज़्यादातर दिल्ली में होती है। इसीलिए मेरे किताब में एक अंग्रेजी में एक चैप्टर भी है, डॉगमाज ऑफ दिल्ली, नॉट डॉगमाज ऑफ इंडिया, डॉगमाज ऑफ दिल्ली। कि दिल्ली में लगता है कि भाई हम देश हैं, जो भी निर्णय लेने हैं हम लेंगे, जो भी चर्चा होगी हमारी चर्चा होगी, जो हमारी सोच है वो देश की सोच है। तो क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी इसको एक किस्म से, मैं भी इसका साथ था, ये नहीं है कि मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, पर मुझे लगा कि एक किस्म से मैं अपने एनवायरनमेंट से थोड़ा बाहर निकल चुका था, और मुझे लगा कि देश के सामने ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो रखने चाहिए, जिस पे चर्चा होनी चाहिए। और ये क्योंकि अब मेरा पहला एफर्ट था, हो सकता कि मेरी टर्मिनोलॉजी वो एक किस्म से सिस्टम की हो, और अगली बार जब मैं लिखूँगा और पॉलिटिकल और सिंपल होगी। और तो रिटायरमेंट के बाद 2018 जनवरी में
मैं फॉर विदेश सेवा से मैं रिटायर हो चुका था। तो 18 और 19 के बीच में मैं अलग अलग जगह गया और जो वहाँ की जो लेक्चर्स जो थी, कुछ कॉलेज में थी, कुछ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंसेस में थी। एक साई फाउंडेशन, एक चैप्टर महाभारत पे है, ये लेक्चर मैंने साई फाउंडेशन में दी थी। तो और जो फीडबैक जो मुझे पब्लिक से मिली, जो क्वेश्चन आंसर सेशन जो थे, वो भी मैंने उसी लेक्चर या उसी पेपर में इनकॉर्पोरेट किया और वो जो है उसको एडिट करके टाइटन करके मैंने इस किताब में प्रस्तुत की है। अब मैं थोड़ा सा आपको वर्णन देना चाहता हूँ कि चैप्टर वाइज कैसे मैंने इस किताब को ऑर्गेनाइज किया है, और फिर मैं 2 चैप्टर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो एक तो मैंने शुरू की है, अंग्रेजी में मैंने कहा है इसको लेसन्स ऑफ अवध। और अवध इसीलिए क्योंकि जो मेरे उम्र के हैं लोग यहाँ, उनको हो सकता याद हो कि 1977 में एक फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निकली थी, शतरंज के खिलाड़ी, जो मुझे याद है मेरे ख्याल से संजीव कुमार और साइद जाफरी और अमजद खान थे उसमें। और उसमें क्या होता है कि ये 2 लोग, संजीव कुमार और साइद जाफरी, ये अवध के नवाब हैं, ये अपना शतरंज ये खेल रहे हैं शतरंज। और उस समय अंग्रेज़ जो हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके प्रदेश में वो माने उसका कब्जा कर रहे हैं और ये अपने खेल में माने इतने अब्जॉर्ब्ड हैं कि उनको लगता है कि भाई वो कुछ हो रहा है, चलो वो कोई मैनेज कर लेगा, पर हमारा फोकस जो है वो शतरंज पे है। और होते होते जब तक उनका गेम ख़त्म होता है, उनकी माने शासन भी निकल जाती, उनके अंग्रेज ले लेते हैं उसको। तो मेरा मैसेज इसमें यह था कि हम लोग जो हैं, ये स्वाभाविक है कि हम अपनी बातों पे पूरा मैं कहूँगा पूरा फोकस, पूरा अटेंशन ये हमारे डेवलपमेंट में होना चाहिए, हमारे पॉलिटिक्स में होना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, पर हम दुनिया को न भूलें। ये नहीं होना चाहिए कि हम आपस में हमारी चर्चा होती रही, दुनिया घर में आ जाए और हमें पता भी न चले। और ये आज डेंजर है, क्योंकि जब ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि जो बाहर की ताकतें जो हैं, बाहर की जो हित जो हैं, वो हमारे ज़िंदगी में आ चुकी हैं। आप जो रोज़ मार्केट में जो खरीदते हैं, आप ही कभी कभी सोचिए कि ये सामान कहाँ से आते हैं, और बाहर बनना चाहिए या हमारे देश में बनना चाहिए। जब आप सोशल मीडिया में जाते हैं, आप कभी सोचिए कि इसको रेगुलेट कौन करता है, और इसमें आपकी कितनी चलती है इसमें, कि ये ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, ये एक किस्म से हमारे जो रोज़ की ज़िंदगी जो है, इसको एक किस्म से टेक ओवर कर रहा है। और कभी हमको इस पर कम से कम अवेयरनेस तो होना चाहिए। दूसरा चैप्टर था मैंने डिसरप्शन पे, और उस समय जब मैंने लिखा था, 1819 की बात है, उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके थे, और उनका जो प्रभाव अपने देश में और विदेश माने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका प्रभाव जो था, उसके बारे में मैंने लिखा है कि उन्होंने एक किस्म से कैसे जो पुराने किस्म का जो एस्टैब्लिश ग्लोबलाइजेशन जो था, उसको कैसे इन्होंने डिसरप्ट किया है। उसके बाद जो मैंने कहा डॉगमास ऑफ दिल्ली, और इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सबको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का पहला शपथ ग्रहण हुआ, उस समय उन्होंने तय किया कि जो पड़ोस के जो नेता जो होंगे, उन सबको वो निमंत्रित करेंगे शपथ ग्रहण में।
और ये मैं अभी तो आपको लगता कि मैंने इसमें क्या बड़ी बात है, पर उस समय ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जो फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो थी उनके लिए ये बहुत माने बिल्कुल अजीब आइडिया था। अभी तक कभी हुआ नहीं था किसी के मन में, या आइडिया मैंने किसी ने सोचा भी नहीं था, और किसी ये भी नहीं था कि लोगों को लगा कि वो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, और इसकी सोच क्या है। तो एक किस्म से उन्होंने पहले दिन प्रधानमंत्री बनते हुए जो पुरानी सोच जो थी उसको चैलेंज किया उन्होंने, और ये पुरानी सोच जो है ये डॉगमा है। डॉगमा माने आपकी ये आदत बन चुकी है। हो सकता है कि कभी माने इसका कारण हो उस समय जब बात शुरू हुई, पर समय के हिसाब से आप चेंज नहीं कर रहे, कि आपको लगता है कि ये मैंने तय किया है, ये एक ही सत्य है, ये इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, इस कोई और किसी की सोच कुछ अलग होगी तो वो गलती उनकी है। तो ये बहुत जो दिल्ली में जो विदेश नीति के बारे में जो ऐसे ये सोच हैं, कभी कॉन्सेप्ट हैं, कभी एक किस्म से स्वभाव है कि दुनिया के साथ हमें कैसे डीलिंग करनी चाहिए, इसको कैसे बदलें। और ये कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं महाभारत का विजय जी ने जिक्र किया था कि दूसरों के मामलों में कहीं दुनिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और ये भी एक किस्म से डॉगमा है। अब हो सकता है कि 1950 या 1960 में हमारी वो क्षमता थी नहीं, हमारी हितें थी नहीं, पर अभी हम कुछ दिन पहले दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इकोनॉमिकली। अब जो 20 नंबर में होता है और जो 5 नंबर में होता है उसकी सोच एक नहीं हो सकती। तो आप समझिए कि हमें चेंज करने के लिए माने जो क्षमता के हिसाब से जो परिवर्तन जो होना चाहिए, जो आत्मविश्वास एक किस्म से जो प्रकट होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि आदतें जो है वो हमको बांध के रखती है। तो ये डॉगमा वाला चैप्टर जो है मैंने एक किस्म से वर्णन किया कि हमारी विदेश नीति इसके अलग अलग मैंने भाग कि हर डेकेड में ये कैसे चेंज होता है, तो ये उस पे फोकस है। फिर एक सब्जेक्ट और है, ये सब्जेक्ट मैंने उसका टाइटल दिया है मैंडरिन। सो मैंडरिन जो है आप जानते हैं चाइना में जो हम कहते हैं बाबू लोग जो शासन में होते हैं, मैंडरिन्स और मासेस इसकी जो संक्षिप्त में मैं ये कहूँगा कि जो सरकार में होते हैं उनको लगता है कि जानकारी उन्हीं के पास है, और मैं आपको कह रहा हूँ जो 40 साल में 40 साल सरकार में गुजार चुका है, और कभी कभी जो सरकार में होते हैं उनको पब्लिक से फीडबैक, पब्लिक की सोच, ये भी पब्लिक जो वहाँ जो अलग विचारधाराएं जो है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और ये मैंने जो विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य से बात सामने रखी है कि अगर आप देखें अमेरिका के साथ या ओवरऑल जो पश्चिमी देश जो हैं, जो विकसित देश जो हैं, हम लोग ज़्यादातर हमारे व्यापार जो हैं उनके साथ होते हैं। देश में जो पूंजी निवेश जो आती है वो उन्हीं से आती है। हम जो बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, अगर देश के बाहर भेजते हैं तो वहीं भेजते हैं। जो लोग टूरिज़्म पे जाते हैं तो वहीं जाते हैं। तो कभी कभी हमें भी सोचना चाहिए कि भाई पब्लिक क्या करे, किस दिशा में जा रही है, और ये क्या होना चाहिए कि नीति किसी और दिशा में जा रही है और पब्लिक कहीं और जा रही है। तो इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन जो ये भी हमें समझना चाहिए।
तो ये पब्लिक और शासन का कनेक्ट जो है कि फीडबैक कैसे लें, कि नीति में अगर कहीं कुछ बदलावट आना है तो ये फीडबैक कैसे लें। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का फेवरेट वर्ड है फीडबैक, कि आप जाकर, जैसे मुझे कहा जाता है, आप जाकर गुजरात में फीडबैक ले लीजिए। हाँ, तो ये फीडबैक जो है, ये सचमुच, ये जब सुशासन के लिए फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं होगा, क्योंकि किसी भी, अगर आप कोई व्यापार में भी हैं, कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर कस्टमर आपको फीडबैक नहीं देगा, आपको कैसे पता कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो ये नीति के बारे में भी यही है कि फीडबैक लेना है, और फीडबैक तभी आप ले पाएंगे जब आप मासेस के साथ कनेक्ट हों। तो ये मैंडरिन मासेस, ये दुविधा जो है पॉलिसी और पब्लिक, इसको मैंने प्रस्तुत किया है। फिर 3 चैप्टर और हैं, एक चाइना पर है, और इसका महत्व तो आप समझते ही होंगे कि चाइना हमारा पड़ोस का देश है, पर एक किस्म से सुपर पड़ोसी है। हाँ, सुपर पड़ोसी है, सबसे बड़ा पड़ोसी तो है, पर अगर आप उनकी ताकत देखें, उनकी इकोनॉमी देखें, कहाँ कहाँ तक वो पहुँच चुके हैं, और एक किस्म से जो उनके यहाँ जो प्रगति उन्नति जो हुई है, इसमें हमें भी देखना है कि इसके कुछ सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। और उनका प्रभाव, क्योंकि वो पड़ोस में है, हम पे उनका प्रभाव क्या है, हमारे हितों पे क्या है, और हो सकता है कि हमारे देश में हो, पर हमारे बाकी पड़ोसी देश जो हैं उन पे उनका अभी कितना इन्फ्लुएंस है, और हमारे लिए उसकी क्या एक किस्म क्या चिंता है। तो एक चैप्टर चाइना पर है, एक चैप्टर, और मेरे से किसी ने पूछा कि नॉर्मली जो भी किताब लिखते हैं विदेश नीति पे, नॉर्मली जापान पे नहीं लिखते, ठीक है ना, नॉर्मली जापान पे नहीं लिखते। तो मैंने जापान पे इसीलिए लिखा क्योंकि लोग नॉर्मली लिखते नहीं। एक कारण और भी है, पर हमें जापान पे ज़्यादा सोचना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी की बात थी जब मैं इस यहाँ आया, सबसे पहले मुझे वो जापानीज़ गार्डन ले गए। हाँ, तो मैंने कम से कम ये कहा कि भाई गुजरात में तो जानते हैं कि जापान की महत्व क्या है, अब पूरी देश की यही सोच होगी तो हमारे रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक जो है ये पैसिफिक माने प्रशांत महासागर पर है, क्योंकि अभी तक हम खुद सोचते हैं कि जब समुंदर के बारे में सोचते हैं तो हम हिंद महासागर के बारे में सोचते हैं, और एक किस्म से हमारी सीमा जो है, और ये सीमा सोच की सीमा है कि हिंद, जब मैरीटाइम इंटरेस्ट की बात करते हैं इंडियन ओशन की बात आती। पर अगर आप अभी देखें, अभी 50% से ज़्यादा हमारा व्यापार जो है वो पूरब की तरफ जाता है, वो प्रशांत महासागर में जाता है। और अभी जो लाइन जो है हिंद सागर महासागर और प्रशांत महासागर, वो लाइन एक किस्म से लाइन कहीं मैप पर है, किसी एटलस में लिखा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सामान जो जाता है, जो नौसेना जो आती हैं, जो जहाज़ें जो आपस बीच में जो जाती हैं, वो ऊपर नीचे जाती हैं। तो हमें ये एक किस्म से जो ऐतिहासिक सीमा जो है इसको हमें पार करना चाहिए। हमें हमारी सोच, क्योंकि हमारे हितें जो हैं वो और ज़्यादा हो गई हैं, और ये इंडो पैसिफिक एक किस्म से एक नई कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट अभी दुनिया में चल रही है। अब ये मैंने किताब की वर्णन की है, पर मैं 2 चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। एक वो अवध वाला जो है, अब हमारी अगर अभी एक किस्म से कहीं कमी हो पिछले 75 साल में, आप जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरे एनालिसिस में
हमें 3 जगह चोट पहुंची है। एक तो विभाजन में, कि भारत जो है वहाँ से छोटा हो गया, और न छोटा हुआ है, उसके अलावा उसके जो विभाजन के बाद जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रैटेजी जो चली है, उसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। दूसरा, मेरा कहना है कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है बहुत डिले कर दिया है। अगर आप जो कहते हैं कि हमारे सर्कल में इंडिया चाइना की बहुत कंपैरिजन होती, तो इंडिया चाइना एक फ़र्क ये है कि चाइना जो है हमसे करीब 15 साल पहले अपना रिफॉर्म उन्होंने शुरू किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था, और वो 15 साल का गैप जो है एक बार, और मुझे ये भी लगता है कि उनके यहाँ रिफॉर्म जो है वो और गहरे रिफॉर्म थे, बड़े रिफॉर्म थे। तो ये 15 साल का गैप जो है, अभी हम दोनों अगर आपस की तुलना होती है तो 15 साल का गैप जो है वो दिखाई देता है। और तीसरी बात ये थी कि हमारा जो न्यूक्लियर जाने का जो निर्णय जो लिया गया, आखिर में जो लिया गया, 98 में जो लिया गया, अगर हम उसको डिले नहीं करते, क्योंकि हमारा पहला टेस्ट जो था वो 1974 में था, पर 74 और 98 24 साल जो है हमने एक किस्म से हम टालते गए, हमारी आदत भी है, टालने की आदत है। हाँ, तो ये 25 साल जो है, तो ये 15, तो विभाजन, 15 साल रिफॉर्म का डिले और 25 साल न्यूक्लियर का डिले, ये 3 जो है हमारे लिए एक किस्म से ये हमें इसको अभी भुगतना पड़ रहा है, इसकी जो परिणाम जो हैं अभी दिखाई दे रहा है, और हमें कहीं इसको मन में रखते हुए हम आगे कैसे बढ़ें, ये हमारी रणनीति का एक भाग होना चाहिए। दूसरी बात कि जो जब हमें दुनिया की जो मैंने कहा जो अवेयरनेस जो है, जो अगर ये बढ़ रही है, तो इसको एक किस्म से हमारे सोच में एक मैप जैसा, एक जैसे प्रायोरिटी की सर्कल होती है ना, कि आप पहले अपना प्रायोरिटी बनाओ, दूसरी प्रायोरिटी बनाओ, ताकि अब हमारे मन में ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं दुनिया के हर जगह इसकी कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होती है। तो पहला सर्कल जैसे मैंने कहा हमारे पड़ोस का है, तो इसीलिए मोदी जी का सबसे पहला पॉलिसी जो था वो नेबरहुड फर्स्ट का था। नेबरहुड फर्स्ट माने उस पर हम पूरा बल देंगे और उसकी वहाँ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, उनके साथ संपर्क जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे। दूसरा सर्कल, और ये भी आपने देखा होगा कि गल्फ में, खाड़ी में, सेंट्रल एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया, आसियान में, इसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम कहते हैं, थिंक वेस्ट पॉलिसी सेंट्रल एशिया, तो हम अंग्रेजी में कहते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो पड़ोस है पर थोड़ा दूर का पड़ोस है। और फिर आगे जो है आपने एक पैराग्राफ जो पढ़ा था कि एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया, ब्रिंग इन जापान, ये विदेश नीति में सबका साथ सबका विश्वास, ये वही पॉलिसी हम दुनिया में चला कि हम उस लेवल के पहुंच चुके हैं कि हमारी जो अपनी जो हितें जो हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें सबके साथ जितना हम कर सकते हैं सबके साथ बना के रखना चाहिए, ताकि भारत की प्रगति जो है वो एक किस्म से हमारे लिए क्राइटेरिया हो जाते कि इसके साथ कितना करें। और ग्लोबलाइजेशन का तो मैंने कहा है आपको, टेक्नोलॉजी भी एक चीज़ है कि टेक्नोलॉजी अब कितना हमारे ज़िंदगी को डिसरप्ट भी कर रही है, हमें ताकत भी दे रही है। तो ओवरऑल प्रश्न उठता है इसमें कि जब हम भारत की बात करते हैं कि हमारी चुनौती अभी ये है कि दुनिया हमें डिफाइन करेगी या हम अपने आप को डिफाइन करेंगे। तो ये जो पहला जो लेसन्स ऑफ अवध जो है
ये पॉइंट्स जो हैं ये पहले चैप्टर में आता है और एक किस्म से ये सेटिंग वाला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर जिसमें मैं थोड़ा समय लेना चाहूँगा वो महाभारत पर है। और मुझे बहुत प्रसन्नता थी कि आपने उसी सब्जेक्ट पे मुझे एक किताब और दी है, मैंने अभी तक ये देखी नहीं। तो और महाभारत का मैं आप सबसे पहले मैंने इसीलिए उस पर एक पूरा चैप्टर लिखा है क्योंकि जब भी लोग कूटनीति के बारे में लिखते हैं, दुनिया में लिखते हैं, तो आप जो भी आप कभी आप पढ़ते होंगे किताब या सुनते होंगे, सबसे पहले कहते हैं कि अरे वो एक मैकियावेली था, बड़े सोच वाला आदमी था, वो इटालियन था। फिर कोई कहेगा नहीं वो ग्रीस के ना ये किताब हैं, वो इलियड की, आप एक अंग्रेजी में एक टर्म है ट्रोजन हॉर्स, ये निकला था इलियड से निकला था। फिर वो कहेंगे वो डिसेप्शन, वो सुनजू है चाइनीज, वो चाइनीज ना बड़े, इनकी सोच बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अरे वो तो मास्टर हैं। कभी कभी जापान का भी जिक्र करते हैं। भारत का कोई कुछ कहता नहीं। और 40 साल इसमें जो करते करते ना मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अपना भी वो सामने रखें कि दुनिया भी जागे। और जो अगर आप महाभारत को कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें, मैं कहूँगा कि इससे अच्छी कहानी, इसमें इतने सबक हैं, इतने उदाहरण हैं, इतनी दुविधाएं हैं, इससे अच्छी कहानी आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी। और जब तक हम इस पे गर्व नहीं लेते, हम अपने आप को नहीं इसके बारे में सिखाते, और तो दुनिया, अगर हम अपने बारे में न कहें तो दुनिया हमारे बारे में कैसे कह सकती। तो मेरा लक्ष्य जो था कि ये कहीं मुझे दुनिया जानती है कि महाभारत है वो एक, पर उसको एक कभी लोग नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं फिल्म जैसा कुछ बनता हो, उसके छोटे छोटे भाग जो हैं लोगों को पता है। अगर आप लोगों को कहेंगे कि भाई आप भगवत गीता के बारे में जानते हैं, हाँ कहेंगे हाँ जानते हैं दुनिया में। पर अगर उनको पूरा चित्र सामने रखेंगे उनके लिए एक नई बात है। और मुझे ये भी लगा कि आज के जो दुनिया की स्थिति जो है, मेरे मन में वो और महाभारत का जो मैं कहूँगा उस समय का लैंडस्केप जो था कि भारत में सिचुएशन क्या था, उसका एक किस्म से कुछ मुझे कहीं सिमिलैरिटी दिखाई दिया। क्योंकि आपने 2 शब्द कहे, एक मल्टीपोलर माने अलग अलग बहुत सारे प्लेयर्स हैं, थोड़ा कुछ बैलेंस भी है बीच में। और उस समय का जो भारत में जो स्थिति जो थी, बहुत सारे प्लेयर्स थे। क्योंकि युद्ध के पहले आपको याद होगा कि जो 2 साइड जो थे, दोनों बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साइड में कितने लोग, कितने बाकी जो राज्य जो हैं, कौन हमारे साइड में आएगा, कौन हमारे खिलाफ जाएगा। और दोनों कोशिश करते हैं कि जो बीच के लोग जो हैं, जिन्होंने अभी तक चुना नहीं है, कि वो अपनी तरफ कैसे खींचें। और आजकल अगर आप दुनिया में डिप्लोमेसी, आज की दुनिया की डिप्लोमेसी देख रहे हैं तो वही है। और दूसरा कि बहुत पोलराइज था कि एक बार कौरव पांडव के बीच में जब वो अपना जो वापस आए और उन्होंने अपने हकों की मांग की, उसके बाद जब ये युद्ध की दिशा में जा रहे थे, तो ये जो दोनों साइड साफ साफ लग रहा था कि इनको रिकंसाइल करना मुश्किल हो रहा है। और ये पोलराइजेशन जो है, आप आज की दुनिया के बारे में सोचिए, वो पोलराइजेशन देखिए और बीच में जो देश जो हैं उनकी स्थिति देखिए, और आपको
महाभारत और आज की दुनिया के बीच में जो सिमिलैरिटी जो है वो दिखाई देगी। अब और भी मैं मॉडर्न और उस समय तो आधुनिक आज की दुनिया और उस समय की जो लोगों की जो दुविधा थी या जिनसे जो दबाव जो लोगों जो देश आए, जो राजा लोग आए, तो उसके कुछ मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक तो है कि जो सबसे बड़ी दुविधा जो थी वो अर्जुन की दुविधा थी कि मुझे कुछ एक किस्म से ये मेरा दायित्व है, इसके कुछ परिणाम होंगे, तो एक्शन कैसे लें और उसके जो परिणाम जो हैं उसको कैसे मैनेज करें। तो ये कोई भी माने जो पॉलिसी जो नीति या पॉलिटिक्स में जो होता है उसके लिए हर ये बहुत बड़ी चिंता होती है, क्योंकि कभी कभी कुछ करना है ये साफ दिखाई देता है, पर जो आप करना चाहते हैं आप जानते हैं कि उसके कुछ कोलैटरल डैमेज भी हो सकता है या उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकती है। दूसरा जो है, जो कंस्ट्रेंट जो है कि हम सबकी बंधनें होती हैं कि वहाँ थी कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त थे, ये मेरा पड़ोसी था, इसके साथ कुछ संबंध थे। तो अर्जुन की भी होती हैं, युधिष्ठिर की भी होती हैं। अब भीष्म को लगता है कि भाई ये जो पांडव जो हैं मैंने इनको पाला, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। द्रोणाचार्य को लगता है ये मेरे शिष्य थे, इनके साथ कैसे लड़ाई हो सकती है। तो ये कंस्ट्रेंट सिचुएशन में आपको जब एक्शन लेना है तो ये भी एक सोचने की बात है। एक उदाहरण और देता हूँ। कभी कभी लोग आपको ना, ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है, कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी कि वो माने छेड़ते रहते हैं श्री कृष्ण जी को और उनमें सहने की ताकत है जब तक उन्होंने निर्णय नहीं किया कि एक दिन वो 100 बार उन्होंने उनको माफ किया था। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैसे कल्टीवेट करें, ये भी महाभारत से सीखने को। और एक और विषय है कि जब भी आप पॉलिटिक्स माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, ये एक दुविधा और है एथिक्स और टैक्टिक्स, कि जो करना चाहिए माने जो कानून या संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, और जो मजबूरी है। तो ये ज़रूरत भी है, पर कभी कभी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। तो ये एथिक्स टैक्टिक्स की जो डुअलिटी जो है, और ये बार बार महाभारत में अलग अलग इसके उदाहरण हैं कि जो बड़े निर्णय जो होते हैं उनकी एथिक्स जो है कभी कभी उसमें क्वेश्चन मार्क आती है। अब जैसे अर्जुन जो हैं वो शिखंडी को आगे करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरे भीष्म के मन में है कि शिखंडी जो हैं औरत हैं, उन पे मैं उनका जवाब नहीं दे सकता हूँ, मैं उन पे कुछ वो चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। या करण से जो उनका जो आर्मर जो लिया जाता है, उनके जो इयररिंग्स जो लिए जाते हैं वो भी लिए जाते हैं, जो उनको पता है कि इंद्र आए हैं, ब्राह्मण के रूप में आए हैं, मांगने के लिए आए हैं, वो मना नहीं कर सकते, पर उनको पता है कि ये हैं कौन, और तब भी वो देते हैं।
और जो लिया जाता है वो एक किस्म से अन्याय है, पर तब भी किया जाता है। तो ये भी है कि पॉलिटिक्स में कभी कभी, और खासकर जब देश की सुरक्षा या देश के हितों में ये ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो बहुत माने ये कठोर निर्णय होते हैं कभी कभी। और जो इसमें एक सब्जेक्ट और है रूल्स की, रूल्स का पालन, कानून का पालन कब करना चाहिए। और कभी कभी जो लोग खुद नहीं करते, जैसे अब आखिर में दुर्योधन जो है या कर्ण जो है, दोनों जो हैं एक किस्म से गैर कानूनी, गैर माने गलत तरीके से उनकी मृत्यु होती है। और दोनों जाते जाते उनकी शिकायत है कि आपने जो है रूल्स तोड़ा, कि आपने मारा कि जब मेरे हथियार नहीं हैं और मैं जो है जो अपने जो चैरियट का जो है मैं उसको उठा रहा हूँ। दुर्योधन का है कि आपने मुझे वेस्ट लाइन के नीचे मारा। नहीं, और जो कह रहे हैं वो ठीक है, पर जो खुद जो उनकी अगर व्यवहार देखें तो ये भी देखना है कि पॉलिटिक्स में जो खुद रूल का पालन करते हैं उनका हक होता है कि दूसरों से वो अपेक्षा हो। जो खुद नहीं करते उनके बारे में भी सोचें, और आज की दुनिया के बारे में सोचिए। उससे ज़्यादा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी है कि जो इसका विजय जी ने भी कुछ कहा था कि जो न्यूट्रल लोग जो हैं, और इसमें अलग अलग किस्म के लोग हैं, जैसे शाल्य जो हैं वो लड़ते हैं, कौरव साइड में लड़ते हैं, पर उनके मन में है कि अरे ये मेरे भतीजे हैं नकुल सहदेव, पर मैं तब भी, क्योंकि उनको फंसाया गया था, वो गलत तरीके से वो कौरव उनको थोड़े कंफ्यूज हो गए थे और वो दूसरे साइड में चले गए। तो अंत में जो अगर आपका साथी उसका पूरा मन आपके साथ नहीं है, तो ऐसे साथी का माने हमें भी सोचना चाहिए कि इसका लाभ है या नहीं, क्योंकि अंत में यही जो है ये कर्ण को मरवा देते, कि जो आखिर की लड़ाई जो होती है ये उनके मन में वो कहीं ना कहीं वो कीड़ा डाल देते हैं कि भाई तुम अर्जुन के काबिल हो या नहीं हो, और जानबूझ के करते हैं क्योंकि इनसे मांगा जाता है कि भाई एक चीज़ तो करो हमारे लिए। तो या बलराम जैसे जो कि पूरे युद्ध में बाहर थे और फिर अंत में आते हैं और माने सबको ज्ञान देते हैं, और उस ज्ञान का कुछ फायदा तो होता नहीं है क्योंकि जो होना था वो हो चुका होता है। या रुक्मी है जो अपने आप को दोनों पहले यहाँ जाते हैं फिर वहाँ से रिजेक्ट होकर दूसरी तरफ जाते हैं, और दोनों सोचते हैं कि उनकी अहम इतनी ज़्यादा है कि अंत में ना ये लेते हैं ना वो लेते हैं, तो वो एक राजा जो है वो बाहर रह जाता है लड़ाई से। तो जैसे मैंने कहा महाभारत से बहुत कुछ सीखने को है। ये भी है कि कभी कभी कोई ऐसा प्लेयर होता है जिसकी कमिटमेंट इतनी ज़्यादा होती है, माने उसके मन में एक ही लक्ष्य है कि आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है। और महाभारत में ये सुषम होते हैं जो अर्जुन के पीछे पड़ जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, उस दिन अर्जुन को वहाँ जाना होता है, और इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु होती है कि कौरव का प्लान ये है कि अभिमन्यु को सुषम के चैलेंज से डाइवर्ट कर दो और फिर युधिष्ठिर को गिरफ्तार करने की कोशिश करो, और युधिष्ठिर को बचाने के लिए अभिमन्यु जाते हैं। तो आप देखिए कि कितना नुकसान सुषम ने अर्जुन को पहुंचाया, और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। तो कभी कभी छोटे प्लेयर भी होते हैं, अगर उनकी एक ही एजेंडा ये है कि जो मुझे होगा परवाह नहीं, पर आपको मुझे नुकसान पहुंचाना, ऐसे भी प्लेयर होते, ये भी आप सोच लीजिए।
और एक और सबक है महाभारत में, मुझे पता नहीं आपको ये जानकारी है या नहीं। पांडवों और कौरव के बीच में जो उनकी जो आर्मी जो थी, उसका एक बैलेंस था, माने करीब करीब 7-11 का बैलेंस था। पांडव 7 थे, उनकी स्ट्रेंथ 7 थी, इनकी 11 थी। तो आप ये देखिए कि जो छोटे प्लेयर हैं एक किस्म से, जो कमज़ोर साइड है, उन्होंने भी अपने रणनीति के कारण, अपने सोच के कारण, और उनके और भी कुछ गुण थे, उसके कारण ये कहानी ये भी है कि कभी कभी जो कम शक्तिशाली माने जाते हैं उनकी भी जीत हो सकती, और ये भी सोचने की बात है। और उसमें यह भी है कि जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती, जो हो सकता कि अगर आप इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या मिलिट्री मेजरमेंट करें वो अलग बात है, बट जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, जिनके दोस्त होते हैं, जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे आपने वही उदाहरण जो आपने दिया कि जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि मैं अकेला बिना हथियार के आपके साथ आऊँगा या आप मेरी आर्मी ले लो, आप क्या चाहते हैं? और दुर्योधन उनकी फौज लेते हैं, ये श्री कृष्ण बिना हथियार के कहते हैं कि आप मेरे साइड पे आ जाओ। तो कभी कभी ये पहचान भी होनी चाहिए कि सचमुच वैल्यू क्या है, कि ये जो दिखता है वो असलियत में कभी कभी होता नहीं है, कि कुछ और होता है। और ये एक किस्म से मैं कहूँगा कि आप इसको टेक्नोलॉजी के दृष्टि में देखें कि इन्होंने टेक्नोलॉजी, अगर आप श्री कृष्ण को टेक्नोलॉजी के रूप में देखें, इन्होंने टेक्नोलॉजी का महत्व पहचाना, उन्होंने नहीं पहचाना। तो ये इस चैप्टर में मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि मुझे फीडबैक में बहुत इंटरेस्ट है, अभी तक इस चैप्टर में मुझे सबसे अच्छा फीडबैक मिला। और अगर मैं साफ कहूँ, मेरा कमिटमेंट भी सबसे ज़्यादा इस चैप्टर में था। तो मेरी आशा है कि अगले किताब, अगर मुझे किताब लिखने का मौका हो, तो अब मैं रामायण को इसी पॉलिटिकल साइंस डिप्लोमेसी साइड से मैं लिखना चाहूँगा। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर उसके लिए आपको थोड़ा रुकना होगा और आपको थोड़ा काम करना होगा। हाँ। पर आज सचमुच आप सब लोग आए हैं, मैं बहुत मैं अपनी आभार कृतज्ञता मैं प्रकट करना चाहता हूँ आप सब लोगों को। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये किताब अब आप गुजराती में पढ़ सकते हैं। मैंने अभी तक प्रधानमंत्री को इंग्लिश कॉपी दी है, मैं वापस जाकर अब मैं गुजराती कॉपी। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय विदेश मंत्री जी। आज जिस पुस्तक का लोकार्पण हुआ है वह पुस्तक बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। उसकी मूल कीमत 350 रुपये है, पर आज डिस्काउंटेड रेट में 250 रुपये में यह पुस्तक उपलब्ध होगा। इसके अलावा भारतीय विचार मंच के भी जो अन्य प्रकाशन है उसका भी स्टॉल बाहर लगाया गया है, वो भी डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो हम कुछ प्रश्न भी ले सकेंगे। हमारे कार्यकर्ता माइक लेकर आपके पास आएंगे। मेरा प्रश्नकर्ताओं से नम्र अनुरोध है कि वह सिर्फ प्रश्न पूछे, लंबी चौड़ी भूमिका किए बिना, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ले सके। हाँ, और युवाओं को मेरा खास अनुरोध है, युवाओं से शुरुआत करें, युवाओं से शुरुआत करें, वहाँ से। अपना परिचय दें और प्रश्न पूछें। सर, मेरा नाम किशन देसाई है, मैं अभी बीकॉम कर रहा हूँ। तो मेरा प्रश्न है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स विदेश जा रहे हैं गुजरात में से,
कनाडा में बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो इससे एक इकोनॉमिकल हमको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है और बहुत सारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू रहेगा सर? आपके मन में कभी नहीं था कि बाहर जाना है? हाँ, नहीं, मैं भी बाहर नहीं गया स्टडीज के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ग्लोबलाइज सोसाइटी हैं, थोड़ा बहुत अभी कुछ जगहों में प्रॉस्परस सोसाइटी भी है। कुछ परिवारों में ये बाहर जाने की क्षमता है, और मुझे नहीं लगता कि ब्रेन ड्रेन के कारण इसको रोकना संभव है या उचित होगा, मुझे नहीं लगता। और मैं इसका कारण बताऊं आपको। जो लोग बाहर जाते हैं, अब एक किस्म से उनका अगर योगदान देखें, हाँ? उन्होंने देश में जो परिवर्तन जो पिछले 20-30 साल में जो हुआ है, उसमें उन्होंने कितना, उनका कितना एक किस्म से कंट्रीब्यूशन रहा। अब सोचिए, ये होगा कि डायरेक्ट हुआ हो या एग्जाम्पल में हुआ हो या उन्होंने कुछ वहाँ किया हो, परिवार को बताया हो, पर वो उनको आप एजेंट्स ऑफ चेंज जैसे आप देखें, एक तो वो है। दूसरा, आप ये वो ज़माना गया कि हमारी इकोनॉमी, दुनिया की इकोनॉमी अलग अलग थी, कहीं बीच में दीवार था। ये दुनिया ग्लोबलाइज दुनिया है। अभी तक हम उसको मानते हैं कि ये ट्रेडिंग प्लेस है, कि व्यापार करते हैं, सामान भेजते हैं। आपको सोचना होगा कि ये वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस है। हमें तो बल्कि दुनिया में, क्योंकि दुनिया में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऐसे हैं कि बहुत सारे विकसित देशों में लेबर, टैलेंट, स्किल की शॉर्टेज होगी, और अगर या तो हम भरें या कोई और भरेगा, और इसमें भरने से हमारे कनेक्शन भी होते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मेरा अनुभव यह है, जब हम बाहर जाते हैं और हमारे भारतीय मूल के लोग होते हैं, या अभी जाएं या पहले के 100 साल पहले जाएं, उनकी भारत के बारे में श्रद्धा अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। उनसे आप कुछ कहें, आप 10 कहें, वो 15 करने के लिए तैयार है। तो मैं तो इसको एक किस्म से, मेरे लिए विदेश नीति में ये लोग एसेट हैं। मैं नहीं कहूँगा कि हमें प्रमोट करना चाहिए एजुकेशन के लिए, पर मैं उनको मैं नहीं रोकूंगा। मुझे तो लगता है कि अगर हम देश में, और उनकी दृष्टि से देखें, अगर देश में अपॉर्चुनिटी है, अगर यहाँ के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, यहाँ के टेक्नोलॉजी क्लाइमेट, स्टार्टअप क्लाइमेट, इनोवेशन, तो मुझे लगता है कि वो भी चाहेंगे कि भाई है तो वो भारतीय नागरिक, वो भी चाहेंगे कि भारत आए वापस। तो आप एक किस्म, हम भी अगर उनको प्रोत्साहित करें, और उसके लिए हमारी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो मैं इसको चुनौती भी मानता हूँ, एक किस्म से एसेट भी मानता हूँ। मुझे लगता है कि वैसे भी होगा तो मुझे कम से कम फायदा तो उठाएं इसका किसी तरीके से। तो इतना आसान नहीं है जितना आपका प्रश्न सजेस्ट कर रहा था। हमारे इंडिया फर्स्ट हित के नाते आपने जो इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया ऑयल जो किया, उसके लिए आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा था किसी फॉरेन एंकर के सामने, और आपने जो उसका उत्तर दिया वो बहुत वायरल भी हुआ है। तो वो हम कैसे कर पाए, वो एक मैं समझना चाहूंगा आपके पास से, आपके अभिवादन के साथ साथ। और दूसरा जो आपने बताया कि डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है विदेश नीति का, यहाँ के लोगों की बहुत इच्छा भी है कि पीओ के हमारा एडमिनिस्ट्रेशन कब होगा। जो
पहला मुद्दा जो आपने उठाया, देखिए नॉर्मली कूटनीति में दूसरों से पब्लिक में जितना कम बहस हो उतना अच्छा है नॉर्मली। हाँ, पर यह भी है कि जब आपको पब्लिक में दबाव बनाने की कोशिश होती है तो कभी कभी हमें निर्णय लेना होता है कि हम चुप रहें या अपनी बात सामने रखें। और उस दिन जो मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, उस दिन वो मुझे ऐसे सिचुएशन में डाला गया कि मुझे लगा कि साफ साफ जवाब देना चाहिए। और जवाब ये भी है कि आप अगर हमारी मजबूरियां, क्योंकि लोग समझते नहीं कि जो देश उनके यहाँ 50, 60, 70 हज़ार की इनकम लेवल हो और यहाँ लोगों की 70,000 रुपए की इनकम लेवल हो, तो वहाँ सहने की जो कैपेसिटी है वो हमारे यहाँ नहीं। तो जो ऑयल प्राइस, जो ऑयल इंपोर्ट की कीमत जो है, ये फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा नहीं, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पर ये एक किस्म से बहुत बेसिक लेवल में आम नागरिक का विषय है। और हमें किसी तरीके से, क्योंकि इसमें जो भी आप कहें, प्रधानमंत्री का ये निर्देश था कि हमें सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए इस सिचुएशन में, और आपका कर्तव्य है कि जो तर्क दुनिया के सामने रखा, ये आपका विषय। पर उनके मन में था कि यहाँ अगर भारत की इकोनॉमी देखें, भारत के जो आम नागरिक की जो इन्फ्लेशन जो इसके कारण, ऑयल प्राइसेस के कारण हुआ, जितना हम बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। और ये इसीलिए एक किस्म से उसका जो फॉरेन पॉलिसी में जो एक्सप्रेशन जो हो रहा है वो मैं कर रहा था। उसके अलावा नॉर्मली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये हमारा जो धंधा जो है वो सबको साथ ले जाने का। जो दूसरा विषय जो है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सबकी आशा क्या है। अब देखिए, नमस्कार सर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त की स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हमें गुलामी के निशाने को मिटाना है, तो हमारे शहर में एक गुलामी का नाम छुपा हुआ है, तो उस पर एक एक्सक्यूज ये दिया जाता है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा है वो चला जाएगा। इसमें हमारी पॉलिटिक्स कहाँ, विदेश नीति कहाँ काम आएगी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन सर मेनली ये है कि नहीं, देखिए ऐसा है, मैं विदेश नीति करता हूं ना, बाकी निर्णय जो है वो देश में लेते हैं। हाँ। तो मुझे जो करना है मुझे पता है। हेलो, इंटरनेशनल बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूँ। आपसे एक चीन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चीन अपनी नीतियों और अपनी वस्तुओं से पिछले 20 वर्षों में दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रहा है, और उसने अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह की सभी माइंस पर उसकी कंपनियों ने कब्जा किया है। प्लस उसको लॉन्ग टर्म जो रॉ मटेरियल है वो वहां से मिलने वाला है। तो क्या भारत ऐसा कुछ कर सकता है, या क्या कंबाइंड विश्व ऐसा कुछ कर सकता है कि चीन की इंटरनल पॉलिसीज पे हम प्रभाव करें, और इन माइंस पे जो कब्जा किया है चीन ने, उनको अपने उपयोग में अपनी कंपनीज कब उस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उतरेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिक्स जो है, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो, कॉम्पिटिटिव होती, ये माने उसका स्वभाव है।
तो चीन जो करेगा वो अपने हित में करेगा। हमें अगर परेशानी है तो हमें भी जो अपने हित में करना चाहिए हमें करना चाहिए। इसमें मैं मानता हूं कि पिछले 75 साल में हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र डिपार्टमेंट में या डोमेन में कहीं कमी रह गई हो। इकोनॉमी उतनी नहीं बढ़ी जो मैंने कहा कि 15 साल की गैप थी रिफॉर्म में। अभी देख, जब राजीव गांधी गए चाइना 1988 में, हम दोनों इकोनॉमी बराबर थे। अभी चीन की इकोनॉमी जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि नेगेटिव थिंकिंग के बजाय कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव थिंकिंग होना चाहिए कि भाई उनको देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कम से कम हम जितना कर सकते हैं। और अभी मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसी सोच भी है, ऐसे आत्मविश्वास भी है, ऐसी क्षमता भी बढ़ रही है। अभी अभी मैं लैटिन अमेरिका से वापस आया हूँ, साउथ अमेरिका से, और मैं वहाँ देख रहा हूँ कि ब्राज़ील हो या अर्जेंटीना हो, हमारे कंपनीज हैं वहाँ, माइनिंग में भी हैं, पावर में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं। तो जितना अभी मेरे लिए तो जितना इंडियन इकोनॉमी बढ़ सकती है, जितने हमारे बिजनेसेस बाहर जा सकते हैं, और उसमें गुजरात की लीड तो नेचुरल है। मैं तो पूरा गुजरात पे निर्भर हूं कि भाई आप मेरी विदेश नीति का कुछ करिए, आप लोग बाहर जाके कुछ करिए। और सचमुच जितने हमारे कंपनीज बाहर जाते हैं इसका बहुत बहुत प्रभाव होता है, क्योंकि जो बाहर के जो दूसरे देश जो हैं उनके लिए इंडिया या इंडियन लीडरशिप ठीक है, वो कहीं चित्र देखते हैं, कभी कभी हमसे बीच में मिलते भी हैं, बट उनका जो रोज का जो इम्प्रेशन, रूटीन का जो इम्प्रेशन होता है, या तो वो जो इंडियन कम्युनिटी के कारण होता है या इंडियन बिजनेस के कारण होता है। जितने ज़्यादा बिजनेस हो, जितने अच्छे कंपनीज हो, जितने ज़्यादा कम्युनिटी हो, उनकी प्रगति का असर उन पे होता है। तो मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा पे जा रहे हैं। अभी तो 8 साल ही हुए हैं, थोड़ा समय और दीजिए, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस ठीक ट्रेजेक्ट्री पर हैं। Sir, I have a question. Thank you for this opportunity that we can at least ask you some questions, sir. Sir, आपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अभी हम चाइना के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे सर, तो मुझे एक कंसर्न ये है कि अपने देश में हम पॉपुलेशन कंट्रोल की क्यों बात नहीं कर रहे हैं, या हम अपना देश जितना रैपिड अर्बनाइजेशन और मैसी रैपिड अर्बनाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो सर उसमें भी अर्बनाइजेशन का कारण भी यही है, अपॉर्चुनिटी लेस इन रूरल एरिया एंड मोर इन अर्बन एरियाज। सो फॉरेन, जब हम लोग खुद ही सिर्फ अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो वी सी थिंग्स सो मच मोर इन बैलेंस। सो आपने कहा आप विदेश नीति देखते हैं और काफी सारे अदर लोग देश नीति देखते हैं, तो सर हाउ डू यू देन ब्रिंग दैट नॉलेज एंड I get that. See, first of all, population की अगर बात करें, actually rate of growth of Indian population is falling very sharply. उसका कारण है, कारण एजुकेशन है, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप देखें, आप अपने आप पर देखें, each one of us with the passage of time the family size is smaller. It is part of evolution, you can say. अब जो forced population control जो है, it can have very dangerous consequences, because you are seeing in some countries there is great shortage, वो gender balance disturb हो जाता है. That is not in the interest of any society. So I feel, देखिए डेमोक्रेसी की बहुत अपनी कमियां होती हैं, कभी कभी बड़े लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, पर जो भी आप कहें, आई फील इन दिस कंट्री फॉर ऑल इट्स डिफिकल्टीज एनी डे डेमोक्रेसी इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेसी। तो
and solution to problems like population has to be democratic. It should not, in my view, it should not be forced. And जिन्होंने force किया है, I point to you, look at them today. वो पछता रहे हैं. They are not happy with what they have done. Second issue जो आप urbanization की जो बात कर रहे हैं, जो your point is well taken. You know, I only said it in response to his because I did not want to get into his question. Huh? The fact is, today, जब any minister, any official जो बाहर जाते हैं, हमारी उनसे अपेक्षा है कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, बाहर की बेस्ट प्रैक्टिसेस समझें, देश में लाएं, यहाँ परिचय कराएं लोगों को, ताकि हम उसको ऑब्जर्व करें. तो मैं तो इसको कहता हूँ, देयर इज अ मोदी बैंड ऑफ टूरिज्म. आप कभी कभी देखते होंगे कि मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो करते क्या है. मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं. जाते हैं, माने एक तो काम वाम करते हैं, वो तो आप सब जानते हैं, बट जब भी समय होता है विल से अच्छा चलो वहाँ का रेलवे स्टेशन बहुत मशहूर है, जाकर देखते हैं वो कैसे चलाते हैं, वहाँ की बुलेट ट्रेन, यहाँ का कन्वेंशन हॉल. साउथ कोरिया में जो नदी की क्लीन अप हो रही थी ना, ये नमामि गंगे, इट वॉज वेरी अर्ली डेज. देयर वेरी फेमस रिवर इन साउथ कोरिया विच वॉज वेरी पोल्यूटेड. तो खुद गए टू सी हाउ डिड दे क्लीन अप द रिवर. बुलेट ट्रेन में खुद चढ़े. जर्मनी में, बर्लिन में जब गए, द रेलवे स्टेशन इज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन हाउ टू इम्प्रूव रेलवे स्टेशन. इन मलेशिया वो कॉन्फ्रेंस के लिए गए, वो तो कन्वेंशन हॉल देख रहे थे, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम कन्वेंशन हॉल. तो सिंगापुर गए, दिस होल स्मार्ट सिटी आइडिया, यू नो, इनोवेशन आइडिया. तो दिस मच आई कैन अश्योर यू, कम से कम सरकार में माइंडसेट बदल चुकी. सरकार में माइंडसेट ये है कि देर आर अलग अलग देशों में अपनी अपनी उनकी जो भी उनकी अचीवमेंट्स जो हैं, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके टेक्नोलॉजी हैं. वी हैव टू फाइंड वेज ऑफ गेटिंग इट टू द कंट्री, एंड दैट इज टुडे एक्चुअली बिकम अ बिग फोकस ऑफ foreign policy. So it is very much there, and in urbanization, the whole idea of smart cities, idea of आप अगर आप हमारे यहाँ देखें, see today the road connectivity, look at what is happening. जितना अभी रेलवेज पे हम बल दे रहे हैं, you know, faster train, better train, greener train, better services on train. Look at actually connectivity, that is also part of urbanization. Planning. So I would say it is the whole idea of smart city is life will become more urban. Urban population is growing day by day. We should prepare to accommodate them, not say Ram Bharose jo aayenge wo aayenge, and you know we have no responsibility. I think that era is now behind us. So नमस्ते, आई एम कौशल मोदी. मेरा यह प्रश्न है कि इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है, उसका भारत पर क्या प्रभाव है, और अगर प्रभाव है तो हमारा उसमें क्या रोल हो सकता है. थैंक यू. नहीं, देखिए, ये तो उनके बीच में जो तनाव जो है ये तो सालों से चल रहा है. क्या हुआ था कि हमारे यहाँ इसके राजनीतिक कारण हैं. आप जानते हैं कि उस कारणों के लिए हमने जो है अपने इजराइल के साथ जो भी रिश्ते जो हम आगे बढ़ा सकते थे, हमने नहीं बढ़ाए, मैंने अपने आप को रोक लिया था. तो पहले बार इतिहास में भारत का प्रधानमंत्री जो इजराइल गए वो नरेंद्र मोदी थे. और हमें सोचना चाहिए कि, क्योंकि पूरी देश जानती है कि हमें उस कोऑपरेशन में हमें बहुत फायदा है, उसके बावजूद हम लोगों ने अपने आप को रोक रखा था राजनीतिक कारण के लिए. तो अभी एक बार आप वोट बैंक पॉलिटिक्स से आप निकल आए
तो फॉरेन पॉलिसी पर भी असर पड़ता है। और ये इजराइल ये उदाहरण है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में था और हमने नेशनल इंटरेस्ट को डाउन किया और वोट बैंक पॉलिटिक्स को अप किया और वो जमाना गया। नमस्ते सर, मैं प्रीति शर्मा सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात से। मेरा सवाल ये है कि 2047 में हम भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस रूप में देखते हैं, क्योंकि विदेश नीति तो नित बदलती रहती है, उसका हम भविष्य नहीं सोच सकते अभी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हम एक गांव से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ेंगे या फिर हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जोड़ेंगे या कुछ और स्वरूप होगा? देखिए, इसका कोई संक्षिप्त में तो मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि 2047 में देश कहाँ होगा आपकी कल्पना है, मेरी भी है, सबकी आशाएं भी हैं। पर आप थोड़ा इस पे सोचें कि हम तो अगले 25 साल में 100% थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो होंगे, तो 20 से 5 नहीं, कम से कम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। हाँ, ओके। तो और फिर आप ये भी देखिए, टेक्नोलॉजी को देखिए कि टेक्नोलॉजी के लिए अब हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे चलती। एक ज़माने में हम गाड़ी चलाते थे, अब गाड़ी में बिना चिप्स के गाड़ियाँ बनती ही नहीं। और चिप्स माने वो एम्बेडेड नॉलेज है उसमें। तो जो कहते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफस्टाइल, उसके लिए टैलेंट चाहिए, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ बहुत माने विश्वास के साथ कि इसमें भारत का रोल जो है, भारत का शेयर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप डेमोग्राफी और टैलेंट देखें तो एक किस्म से वो हमारी एक स्ट्रांग पॉइंट है। उसके अलावा वो हम पर डिपेंड करता है कि जितना देश में जितनी प्रगति होती है बाहर दुनिया, क्योंकि दुनिया जो है अभी भी आप हैरान होंगे कि कितने डिटेल में लोग हमें फॉलो करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ना, लोग मेरे से पूछते हैं, क्योंकि अब कोविड का एग्जाम वो उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर आप लोगों को कहें कि हमारे यहाँ 2 बिलियन शॉट्स लग चुके हैं, अब वो आंकड़े जो हैं माने अभी भी लोग हैरान हैं। और ये नहीं कि शॉट्स लग चुके हैं, कि वो किस ऑर्गेनाइज तरीके से लगे कि और जब हम अपना टीकाकरण कर रहे थे, हमारे यहाँ जितना हम दुनिया की मदद कर सके वो भी हमने कोशिश की। और शुरू से जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो थी शुरू से, और सर्टिफिकेशन जो थी वो डिजिटल था। वैक्सीन से ज़्यादा, एक तो सचमुच दुनिया मानती है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन के अलावा इन्वेंट इन इंडिया वैक्सीन भी था, और उसका जो लगाने की प्रक्रिया जो थी वो डिजिटल था कि ऑर्गेनाइजेशन की जिसकी बारी है कहाँ जाएं, किस समय में, फर्स्ट शॉट, सेकंड शॉट, थर्ड शॉट, सर्टिफिकेशन उसका। क्योंकि विकसित देश भी उनके डिलीवरी में वो बना तो पाए या हमसे खरीद पाए, पर उसको शॉट इन द आर्म जो है वो इतना आसान नहीं था, और उसकी जो सर्टिफिकेशन जो करनी थी वो तो और भी मुश्किल था। तो दुनिया हमें बहुत माने बारीकी से देख रही है कि जब हम कहते हैं कि हमने मान लीजिए 100 मिलियन टॉयलेट बनाए, या अभी जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड के पूरे समय इस दौरान हमने जो फ्री राशन दिए, ताकि किसी को माने कोई भूखमरी से कोई, क्योंकि आपको स्पेनिश फ्लू आपने पढ़ा होगा कि उस समय फ्लू से ज़्यादा वो
स्टारवेशन से लोग मरे थे। तो अभी जो भारत में जो हो रहा है, दुनिया उसको देख रही है। ये टेक में हो सकता है, ये हेल्थ में हो सकता है, ये डिजिटल में हो सकता है, ये अर्बनाइजेशन में हो सकता है। और मैं कहूँगा, मेरी तो उम्मीद होगी कि 2047 तक हम उतना बढ़ चुके होंगे कि जो भी उस समय का विदेश मंत्री होगा, उसको तो अब मैं अभी बैठ के आई एनवी दैट पर्सन। लास्ट क्वेश्चन। Namaste, sir. My name is Shivam Dave. I'm currently a fellow in the Smart Cities Mission, Ministry of Housing and Urban Affairs. Sir, I aspire to be a career diplomat, like you. इंटरनेशनल रिलेशन सर मेरा रसप्रद विषय है, जिसके लिए मैं सोच रहा था कि मैं यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करूं, उनके यंग प्रोफेशनल्स प्रोग्राम में. बट सर, सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स. क्वेश्चन प्लीज. Yes, sir. So since the last few years, sir, India is not participating in such programs. तो सर, आने वाले वर्षों में क्या हम वैसे कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं? Sorry, which kind of programs? Sir, UN's young professional programs or World Bank's young professional programs, such programs? No, that's correct. It's a good point. We have been participating in such programs, maybe not in enough numbers. मुझे लगता है कि young Indians go out more, populate international organizations. That is something good. उनका खुद experience होगा. They will also bring Indianness to international organizations. We have to realize value of international organizations. माने एक किस्म से वो दुनिया को चलाते तो नहीं है, पर उनका प्रभाव दुनिया पर काफी होता है. So the more Indians we have there, it is good. We would encourage this. So don't only think of becoming diplomat in India. Seriously, अगर आपको लगता है you have a chance to actually also go on the world stage professionally, it is a very good thing. You will be serving your country by doing that. हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम साक्षी है. सर, एक इंडियन सिटीज़न और एक पंजाबी होने के नाते मेरा एक सवाल आपसे ये था कि रिसेंटली मैं पंजाब अपने होम टाउन विजिट करके आई थी और वहाँ पे कितने सारे बैनर्स ऐसे थे, गाड़ियाँ ऐसी थी जब खुलेआम कुछ रेडिकल एलिमेंट्स जो पास्ट में ऐसे रहे हैं, जैसे कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला, इन सब के पोस्टर्स सरेआम लगे हैं. और हमारी ऐसी यूथ है जो ऐसे देशों में जाके अपॉर्चुनिटीज़ लेती है जिनके एमपी खुलेआम, मतलब ऐसे लोगों को एमपी बनाया जाता है जो खुलेआम इस सोच को सपोर्ट भी करते हैं. तो जब हमारी यूथ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के लिए जा रही है, जिन्हें हम रोक नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिक उसके फायदे होते हैं, लेकिन जब रेडिकलाइजेशन किसी देश के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, तो ऐसे देश जैसे कि कनाडा या एक्सेट्रा, ऐसे देशों के साथ क्या फॉरेन पॉलिसी रहेगी? ऐसी चीजों को कैसे रोकेंगे? कहीं ये ना हो कि कश्मीर जैसे पाकिस्तान हो जाए, पंजाब भी हो जाए. आप ट्विटर फॉलो करती हैं? हाँ, करते हैं ना? Did you see my tweet yesterday? If you haven't, I would recommend. पिछले 2 दिन में एक फैशन चल रहा है सिंगल वर्ड का ट्वीट. हाँ, तो मुझे लगा कल कि मैं भी एक सिंगल वर्ड ट्वीट कर लूं, तो मैंने एक वर्ड ट्वीट किया, एकता. मैंने ट्वीट किया क्योंकि मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर था. तो मुझे लगा इन आवर कंट्री एकता इज वेरी इंपॉर्टेंट. And that is why Statue of Unity is very important. Or most often when I come to Gujarat, I come there because a lot of my work is associated with that. And ये देखिए, अगेन मैंने कहा ना कि वर्ल्ड इज वेरी कॉम्पिटिटिव प्लेस. अगर हमारे यहाँ आपस में कोई डिविजन्स हो, ये लैंग्वेज के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, एथनिसिटी, जो भी हो, दुनिया में ऐसी ताकतें होंगी जो उसका फायदा उठाना चाहेंगे और पहले उठा भी चुके हैं. माने अवध में जब आए थे वो ऐसे ही आए थे, वो माने बट कहीं ना कहीं उनको 2 लोग लड़े, वो बीच में घुस गए, किसी का फायदा उठाया और उन्होंने अपना काम कर लिया. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट होम एकता. और जो आप कह रहे हैं, अगर बाहर की
पॉलिटिक्स या बाहर की सरकारें जो भी हैं, अगर वो ऐसा कुछ करें जो हमें नुकसान पहुंचाता है, वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द करेज टू कॉल इट आउट कि ये नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, ना चुप रहना चाहिए. सो इफ दे डू समथिंग विच अफेक्ट्स अस, if we can take a position on oil for the common citizen, 100% we can take a position on national unity of the country, and we are doing it. That also I will tell you. I mean, some time ago I had because आपने specific एक reference लिया, I will tell you very frankly. Some time ago I had a conversation with my Canadian counterpart. And I told her very frankly, देखिए आपको वोट बैंक पॉलिटिक्स अपने यहाँ करना तो कर लीजिए, वहां बैठ के मेरे यहाँ नहीं करिए. This I will not accept. So I will envy the person who is foreign minister in 2047. But I will tell you one thing: to be foreign minister of Narendra Modi government is also a great strength. And there are core beliefs, there is confidence, there is a attitude, and I think the world is recognizing it.